हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, असर्शन और रीज़न क्वेश्चंस के बाद मैंने 3 वीडियो बना करके आप लोगों को दे दिया है, जो कि पूरी की पूरी तरह से प्लानिंग एक चैप्टर है मैनेजमेंट का। 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का पहला फंक्शन प्लानिंग, उस पर ये बना था। और मैंने जैसा आप लोगों से कहा था कि असर्शन रीज़न क्वेश्चन के बाद आप लोगों को एक ऐसा गाइडलाइंस देने की कोशिश करेंगे जो कि केस बेस स्टडी होगा। केस बेस स्टडी का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि आपको मान लिया जाएगा कि इस पद पर या इस प्लेस पर या इस सिचुएशन पर आप हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी फर्म में, किसी इंस्टीट्यूशन में, मतलब कि एक अच्छे पोजीशन पर, यानी मैनेजमेंट से रिलेटेड लेवल पर। अगर ये स्थिति आपके समक्ष आई तो उस चेयर पर बैठ करके आप उसके बारे में क्या डिसीजन लेंगे। सिर्फ क्या से मतलब नहीं होगा, क्यों आपने ये डिसीजन लिया और क्या आपका ये लिया गया डिसीजन वाकई आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही है और जो भी स्थिति है उसके लिए भी सही है। तो इसे कहा जाता है केस बेस स्टडी। तो आज पहला केस बेस स्टडी हम आप लोगों के सामने रखने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने लिख लिया है और इसका आंसर भी देंगे। यही आंसर क्यों है, जैसा मैंने पिछले तीनों वीडियो में अपने बताया है, यही आंसर क्यों है ये भी मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा, बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत ही आसान तरीके से। तो पहला केस है अ मैनेजर enhances the production target from 700 units to 900 units per week, but authority to draw raw material was not given by him. The production manager could not achieve the revised production target. अब आपका प्रॉब्लम क्या आएगा? हु इज रिस्पॉन्सिबल एंड विच प्रिंसिपल वॉज वायलेटेड। इसको हिंदी में बता दें जिससे हमको आपको और अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर हैं, आपने पर वीक अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्शन के टारगेट को जो 700 पर वीक था उसको बढ़ा करके आपने 900 यूनिट पर वीक करने का निश्चित किया है और प्रोडक्शन मैनेजर को आपने बता दिया। लेकिन प्रोडक्शन मैनेजर को आपने ये अधिकार नहीं दिया कि वो स्टोर से रॉ मटेरियल निकाल सके, जिससे कि आपका टारगेट जो है 700 से 900 पर यूनिट वो पूरा कर सके। अब यहां पर आता है इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन है? प्रोडक्शन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है, या बीइंग अ मैनेजर जो मैंने ये डिसीजन लिया है 700 से 900 यूनिट वो रिस्पॉन्सिबल है, या और अन्य कोई सिचुएशन या परिस्थिति रिस्पॉन्सिबल है? जैसा कि एकदम क्लियर कट है स्टूडेंट्स, अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे पढ़ेंगे तो एकदम आपको 100% पता चल जाएगा कि आपने टारगेट तो दे दिया है कि आप टारगेट ऑर्गेनाइजेशन का बढ़ाइए 700 यूनिट पर वीक से 900 यूनिट पर वीक। ये जो 200 एडिशनल यूनिट आपने बढ़ाने का टारगेट दिया है प्रोडक्शन मैनेजर को, लेकिन आपने प्रोडक्शन मैनेजर को यह अधिकार नहीं दिया कि आप रॉ मटेरियल स्टोर से इशू करा सकें। जब आप खुद सोचिए, एकदम सिंपल है जब प्रोडक्शन मैनेजर को यह अधिकार नहीं है कि हम इस रॉ मटेरियल जब नहीं मिल रहा है हमको प्रॉपर तरीके से, तो ये हम नया टारगेट कैसे अचीव कर पाएंगे? तो कंफर्म प्रोडक्शन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ये कंफर्म है। तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? रिस्पॉन्सिबल वो व्यक्ति होगा जिस व्यक्ति ने टारगेट तो सही रखा, लेकिन टारगेट के साथ साथ
उनको प्रोडक्शन मैनेजर को अथॉरिटी भी देना चाहिए कि वो रॉ मटेरियल को विड्रॉ कर सके नए वो टारगेट को अचीव करने के लिए। इसलिए 100% रिस्पॉन्सिबल इसमें मैनेजर है। ये तो हो गया। अब इसमें कौन सा प्रिंसिपल वायलेट किया गया है ये भी हम लोग देख लें। इसमें जो प्रिंसिपल वायलेट किया गया है, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि स्टूडेंट्स एकदम साफ साफ प्लानिंग के चैप्टर को जो हम लोग अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, मैंने बार बार आप लोगों से निवेदन किया है कि मुझको रटना नहीं है, मुझको पढ़ना नहीं है, मुझको हर स्टेप को समझना है और एनालिटिकल बेस स्टडी करके उसको समझना है। तो यहाँ पर अगर हमने अच्छे ढंग से प्लानिंग के चैप्टर को एनालाइज्ड वे में पढ़ा होगा तो कंफर्म हमको पता चलेगा कि जिस व्यक्ति को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं उस व्यक्ति को उसी प्रोपोर्शनेट में हमको अथॉरिटी भी देना चाहिए, क्योंकि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। कारण अगर अथॉरिटी ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, तब तो काम नहीं होगा, क्योंकि अथॉरिटी का मिसयूज होगा। ठीक इसका अपोजिट देखते हैं, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, अथॉरिटी कम है, तब भी काम ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल वे में, प्रोपोर्शनेट वे में डेलीगेट होना चाहिए जिस व्यक्ति को हम काम करने के लिए ये स्थित दे रहे हैं। इसलिए मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है और अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें प्रिंसिपल वायलेट की गई है। शायद स्टूडेंट्स आप लोगों के ये केस और केस में क्यों इसका आंसर यही है, ये आप लोगों के समझ में आ गया होगा। एक और आज केस लेते हैं। हर वीडियो में हम 2-2 केस लेंगे जिससे आप लोग अच्छे ढंग से इसको समझ जाएं। केस है, एक्स लिमिटेड हैज़ द largest share of 52% in the market. The company's policy is to sell only cash in 2022. For the first time, company's number 1 position in the industry has been threatened because other companies started selling on credit basis also. But the manager of X company continued to rely on its previously tried and tested successfully plan, which did not work because the environment is not static. This led to decline in sale of X company. ये एक सिचुएशन है। अब इसको हिंदी वर्जन में भी हम आपसे समझ लें तो समझने में और अच्छा आ जाएगा। अब करना क्या है, दिस लेड टू डिक्लाइन इन द सेल ऑफ एक्स लिमिटेड। द एबव सिचुएशन इंडिकेटिंग 2 limitations of planning which lead to decline in its sale. Identify these limitation. अब इसको हम आप हिंदी में समझ लें जिससे कि और अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसका अपने प्रोडक्शन में पूरे मार्केट में एक बहुत बड़ा शेयर है, यानी पूरा कवर किया उसने 52%। कंपनी ने 2022 में एक स्ट्रेटजी बनाई थी कि हम सिर्फ कंपनी के प्रोडक्शन को कैश बेस पर बेचेंगे। और उस समय जिस समय ये पॉलिसी बनी थी उस समय कंपनी नंबर 1 पोजीशन पे थी। ये तो हमको लोग को मालूम है कि किसी भी चीज़ की कंपनी मार्केट में एक नहीं होती है, उसके कंपटीशन में सैकड़ों हजारों कंपनियां होती हैं। दूसरी कंपनी जो इसी चीज़ का बिजनेस करती थी उसने 2022 में कैश के साथ साथ क्रेडिट सेल को भी प्रमोट कर दिया कि जो व्यक्ति चाहे कैश में खरीद सकता है और सिचुएशन के अनुसार आप क्रेडिट में भी उनसे अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं।
लेकिन एक्स कंपनी ने अपने मैनेजर ने अपने पॉलिसी को कंटिन्यू कर किया कि हम क्रेडिट पर नहीं बेचेंगे, हम सिर्फ कैश और कैश पर ही बेचेंगे। हुआ क्या इसका? उनका जो भी टारगेट था वो डिक्लाइन यानी गिरने लगा। शायद आपको सिचुएशन समझ में आ गई होगी। अब ये सिचुएशन आपसे पूछ रहा है कि कौन सी दो लिमिटेशंस इसमें इन्वॉल्व है। जब हम इसको अच्छे ढंग से, फिर से हम कह रहे हैं, अच्छे ढंग से समझ लेंगे, अच्छे ढंग से देख लेंगे, तो दो लिमिटेशन जो प्लानिंग की है वो एकदम क्लियर कट हमको पता चल जाएगी। वो दो लिमिटेशंस क्या है? पहला, प्लानिंग डज नॉट गारंटी ऑफ सक्सेस। जब हम लोग प्लानिंग के चैप्टर को पढ़ते हैं तो वहां पर जब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग या एसेंशियल फीचर्स ऑफ प्लानिंग हम देखते हैं तो सब एक चीज आता है, प्लानिंग तो की जाती है कि हम सक्सेस हो जाए, लेकिन यह कहिए कि प्लानिंग हमको गारंटी देगी सक्सेस की, यह शायद नहीं है। तो पहली लिमिटेशंस तो ये है, प्लानिंग डज नॉट गारंटी ऑफ सक्सेस। दूसरा, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन द डायनामिक एनवायरनमेंट। डायनामिक एनवायरनमेंट में प्लानिंग आपका काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको प्लानिंग अपना अमेंड करना पड़ेगा या चेंज करना पड़ेगा। सिचुएशन क्या है कि डिमांड है मार्केट की, कैश सेल तो होना चाहिए, साथ ही साथ क्रेडिट सेल को भी प्रमोशन मिलना चाहिए, यानी क्रेडिट सेल्स भी इन्वॉल्व होना चाहिए। लेकिन एक्स कंपनी के मैनेजर ने क्रेडिट सेल को बिल्कुल भी इग्नोर किया, इंप्लीमेंट नहीं किया। इसीलिए उनकी बनाई गई प्लानिंग इस डायनामिक एनवायरनमेंट में पूरी तरह से सक्सेस नहीं है। और इन्हीं दोनों कारण से, जिसमें दूसरा कारण ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं दोनों कारणों से कंपनी की जो 52% स्टेक था, शेयर था, यानी मार्केट कैप्चर था, वो धीरे धीरे 2022 से डिक्लाइन होना शुरू हो गया है। तो यहां पर स्टूडेंट्स दो मैंने केस बेस स्टडी आपको बहुत अच्छे ढंग से सरल शब्दों में हिंदी और इंग्लिश वर्जन में बता दिया। क्यों इसका आंसर यही है या क्यों ये आंसर इससे सिचुएटेड है, रिलेटेड है, ये भी मैंने बताने की पूरी कोशिश की है। यहां पर ये वीडियो हम अपना खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर दो कोई नए केस को लेकर के हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। जाते जाते फिर ये कहेंगे स्टूडेंट्स, आप लोग इसको बहुत अच्छे ढंग से देखिए, समझिए। आपको सिर्फ बोर्ड में ही काम नहीं करेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम तो एकदम सर पर आ गया है। सिर्फ बोर्ड में ही काम नहीं करेगा, आप कॉमर्स से बीबीए करेंगे, बीकॉम करेंगे, एमबीए करेंगे, एमकॉम करेंगे या अन्य कोई प्रोफेशनल डिग्री आप करेंगे, तो आपको ऐसे केस बेस स्टडी और असर्शन रीजन का क्वेश्चन आपके सामने आएगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स।